नमस्कार प्यारे बच्चों। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे एमपीपीएससी मेंस का जो जीएस थर्ड है उसका पार्ट बी की थर्ड यूनिट आज हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट की है। ठीक है, वो जो पूरी यूनिट है जो आपके आयुष, आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा, इस पे सब पे बेस्ड यूनिट है। ठीक है, मतलब जो हमारे पूरे ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति है, जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, उसके ऊपर आधारित पूरी यूनिट है, चूंकि उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसको एमपीपीएससी में भी एड ऑन किया गया है, पहले भी थी और अभी भी इसमें कुछ नए टॉपिक के साथ इसको वापस से पूरी कंप्लीट यूनिट के रूप में हमें क्या करना है, पढ़ना है। और ये एक ऐसी यूनिट है जो हमें ऐसे लगती है कि यार कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये मेरे हिसाब से सबसे आसान यूनिट है, क्योंकि इसमें कुछ ही चीजें हैं और वो अगर हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ ली तो हम हर तरह के क्वेश्चन के आंसर राइटिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो हम आज जो हमारा सबसे पहला उस यूनिट का, मैं आपको सिलेबस से एक बार रूबरू करवा दूं। आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आयुष पद्धति के साथ कि आयुष क्या है। देखिए, आप सबसे पहली जो चीज यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, आयुष क्या है। तो आयुष यहाँ पे किसी लड़के का नाम नहीं है ना, कई सारी दुनिया में बहुत सारा आयुष है, आयुषी भी है, तो ऐसा उनके बारे में ये कोई टॉपिक नहीं है। आयुष एक तरह की क्या है, तो एक तरह की चिकित्सा पद्धति है। ठीक है, ये एक एब्रीविएशन है, एक संक्षेपण है, जिसका पूर्ण रूप अभी हम लोग देखेंगे और उसके पूर्ण रूप पर आधारित जितनी चीजें उसके बारे में हमें पढ़ना है। मतलब कि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिक्पा, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति, ये सब इनके सबके मूल सिद्धांत हमें पढ़ने। ठीक है, इस पूरे सिलेबस में हमें यही मिलेगा, हम एक एक करके इनको कंप्लीट करेंगे। पर अभी हमारा जो मुद्दा है आज का, वो सबसे पहले आयुष है क्या उसको समझना है। ठीक है ना, मतलब ये किसी लड़के का नाम नहीं है, ये हमें यहाँ पे क्लियर करना है कि है क्या। तो देखो आयुष की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो ये क्या है बेटा, चिकित्सा पद्धति है। ठीक है, आयुष क्या है, तो सबसे पहली बात हमें याद रखनी, एक चिकित्सा पद्धति है। दूसरी बात, ये एक संक्षेपण है, एक एब्रीविएशन है। ठीक, और इसका जो पूर्ण रूप है ना, आयुष का जो पूर्ण रूप है वो है आपका, जो कि आपको उधर डायग्राम में भी दिख रहा है, आयुर्वेदा, योग, योगा व नेचुरोपैथी, है ना, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, और एक और इसमें इंक्लूड है जो हमें पढ़ना है। इसको अगर कोई भूला मतलब उसने गलती कर दी है, जो कि 2010 में जुड़ा है। ठीक है, सोवा रिगपा। ठीक, तो ये एक हमें अलग से एडिशनल है जो याद रखना है। तो ये इसका फुल फॉर्म है और इन्हीं सबके सिद्धांतों को, मूल सिद्धांतों को हमें पढ़ना है और कुछ इसमें से एक्स्ट्रा डिटेल करना है हमें। एक्स्ट्रा डिटेल मतलब आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, इनके ऊपर हमें एक्स्ट्रा डिटेल भी वहां पे पूछी गई है। आप सिलेबस में अभी देखेंगे तो आपको सारी चीजें दिखाई देगी कि यहाँ पे योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, है ना, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, ये सब कुछ हमें डिटेल में पढ़ना है। ये प्राकृतिक चिकित्सा, सडोष संस्कार क्या होते हैं, तो ये सब कुछ डिटेल करना है हमें। मतलब ओवरऑल यूनिट थर्ड में हमें इसके बारे में ही क्या करनी है, चर्चा करनी है कि आयुष क्या है, किस तरह की चिकित्सा पद्धति है, ये सारी बातें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो आयुषी नाम क्यों रखा गया है, तो देखो आयुष नाम रखने का एक कारण और ये भी है ना, एब्रीविएशन तो है ही है, साथ साथ में अपने एक बात सुनी होगी, आयुष्मान भव। सुना है सभी ने, कभी ना कभी तो सुना होगा, बोलते हैं ना आयुष्मान भव पुत्र, है ना। हमने कई बार ऐसे पुराने ग्रंथों में देखा है ना, मूवीज में जो पुराने राम वगैरह सीरियल आते थे उनमें सब में हमने देखा, रामायण वगैरह में। आयुष्मान भव भव का मतलब क्या होता है कि क्या हो, व्यक्ति दीर्घ आयु हो जाए, है ना, दीर्घ आयु हो जाए, मतलब उसकी आयु बढ़ जाए। तो आयुष एक तरह का एक वर्ड है जो कहां से निकला, आयुष्मान भव से। मतलब अगर इन सारी मेथड्स को, इन सारी ट्रेडिशनल नॉलेज को अगर हम उपयोग करेंगे तो व्यक्ति दीर्घ आयु रहेगा, लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा, क्योंकि वो किसी भी तरह के केमिकल का उपयोग नहीं कर रहा है, एक अच्छी मेथड का उपयोग करके अपने स्वास्थ्य को क्या रख रहा है, अच्छा रख रहा है। तो देखो आयुष पद्धति के फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, बट ये है क्या, है ना, इसके बारे में एक वर्ड आप लोग याद रख लेना, यह पारंपरिक गैर एलोपैथी चिकित्सा पद्धति है। अगर हमसे कोई पूछे कि
आयुष पद्धति क्या है, किस तरह की चिकित्सा पद्धति है? तो आयुष पद्धति एक पारंपरिक ट्रेडिशनल गैर एलोपैथिक मतलब नॉन एलोपैथिक, जिसमें एलोपैथी का यूज नहीं होगा, इस तरह की ट्रेडिशनल पद्धति है जो पुराने समय में ऋषि मुनि के समय से चली आ रही, वो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे और आज भी हम लोग करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को खांसी सर्दी हुई है, छोटे बच्चे को कुछ हो गया है, तो हम उसे काढ़ा बना के दे देते, ठीक है, हल्दी शहद चटा देते, उसका यूज आज भी किया जा रहा है ना। तुलसी के पत्ते का महत्व हम लोग जानते हैं, एलोवेरा का महत्व जानते हैं। तो ये जितने भी हमारे ऐसे प्लांट्स है ना, ट्रेडिशनल जितने भी हमारे प्लांट्स है, ट्रेडिशनल जो मेथड्स है, उन्हीं को प्रमोट करने के लिए इस पद्धति को, इस चिकित्सा पद्धति को लाया गया है और ये पहले से ही थी, ठीक है। अब इससे बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है ताकि लोग इसकी तरफ जाए और जा भी रहे। वास्तविकता यही है कि अब देश दुनिया रिवर्स जा रही है ना, पुराने जमाने में वापस जा रही है। गैस चूल्हे की जगह लोग क्या कर रहे हैं, चूल्हे का यूज कर रहे हैं गैस स्टोव की जगह, ठीक है। अब आजकल नए नए तरह के काढ़े चल रहे हैं, उनको अलग अलग तरह की टी बोल देते हैं, ग्रीन टी है, हर्बल टी है। तो वो हर्बल टी जो आप ले रहे हैं ना, वो हर्बल टी बेसिकली एक तरह का ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेथड ही है जो आपके हेल्थ को अच्छा रखने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। तो आयुष पद्धति क्या है, आई होप इतना यहां तक की बात सभी को क्लियर होगी। चलो, तो हमें ये बात पता चल गई एक तरह की चिकित्सा पद्धति है। कहां से ये वर्ड उठा, आयुष्मान भव, दीर्घायु जिसको हम कहते हैं, एब्रीविएशन का पूरा फुल फॉर्म और लास्ट में सोवा रिक्पा याद रखना। पारंपरिक गैर एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग किया जा रहा है लोगों के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने के लिए, ठीक। अब इनमें एक एक चीज को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिक्पा, होम्योपैथी, ये सब क्या है, इनको अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, इसके इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, अगर मैं आयुष के इतिहास की बात करूं, हिस्ट्री की बात करूं, तो आयुष पद्धतियों में भी वो पद्धति जो सबसे पुरानी है, लगभग 5000 वर्ष पुरानी है ना, सबसे प्राचीन व व्यापक चिकित्सा पद्धति अगर कोई है तो वो है आयुर्वेदा। कौन सी है, आयुर्वेदा, ठीक है। हम मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से जो ब्रह्मा भगवान है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और ये वहां से चलती हुई आ रही है और आज तक चल रही है, मतलब 5000 वर्षों पहले से चलने वाली एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है, ठीक है। जो किस चीज पर ध्यान केंद्रित करती है, तो ये ध्यान केंद्रित करती है कि व्यक्ति के स्वस्थ शरीर व मन के लिए, शरीर व आत्मा में संबंध, या हम कह सकते हैं संतुलन स्थापित होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये किसी व्यक्ति को केवल शारीरिक रूप से ठीक करने के लिए काम नहीं करती है, उसके मानसिक, उसके सामाजिक, हर तरह के कंप्लीट हेल्थ को डिफाइन करने के लिए काम करती है। ये इनका मानना यह है कि किसी व्यक्ति को अगर रोग दोग नहीं भी है, तब भी आयुर्वेदा की पद्धति का इस्तेमाल करके वो अपने मन कल्याण को, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। आत्मा की शुद्धि मतलब मन को खुश रखने के लिए, शरीर को स्वच्छ रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें अलग अलग मेथड्स होती है, अभी हम लोग डिटेल करेंगे, शुद्धिकरण वगैरह, ठीक है। सुना होगा आप लोगों ने, पंचकर्म होता है, षटकर्म होती है, क्या होती है, योगा में षटकर्म होता है, आयुर्वेद में पंचकर्म होता है। तो ये किस तरह की मेथड है वो भी अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो याद रखना, सबसे प्राचीनतम जो आयुष पद्धति, चिकित्सा पद्धति जिसका उपयोग भगवान के समय से किया जा रहा है, बाद में ऋषि मुनि आगे इसको लेकर चलते, अभी हम डिटेल भी करेंगे, ठीक है। तो वो कहां से चलती आ रही है, तो वो चलती आ रही है बहुत पुराने समय से, वो है आयुर्वेदा। इसके अंदर अलग अलग तरह के मेडिसिनल प्लांट का यूज किया जाता है, अलग अलग तरह की मेथड्स का यूज किया जाता है, पर कुछ इसके प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी, ठीक है। हर चीज को अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगला होता है योगा और नेचुरोपैथी। अगर मैं बात करूं योग की, तो हम मान सकते हैं कि 2500 वर्ष पूर्व से चली आ रही भारतीय चिकित्सा पद्धति है, ठीक है। लगभग 2500 वर्ष पहले से चली आ रही एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है जिसमें व्यक्ति के, जिसमें क्या है, तो जिसमें शारीरिक व मानसिक क्रियाएं सम्मिलित है,
है ना। इसमें इस तरह के मेथड से योग में कि हाँ यार आप इस तरह की चीजें करेंगे जिससे आपका मन, शरीर और मन दोनों क्या रहेगा, सही रहेगा। अलग अलग तरह की योगा प्रणालियां होती है, अलग अलग तरह के योगा होते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति की शारीरिक कायाकल्प और मानसिक स्थिति दोनों ही क्या रहती है, ठीक रहती है। तो वो हो गई हमारी योगा। तो हम एक इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। अगला आपने सुना होगा बेटा यूनानी। यूनानी एक ग्रीक पद्धति है, ठीक है, बहुत वर्षों पहले चली जाने वाली एक ग्रीक पद्धति है, जिसमें हम मानते हैं कि चार तरह के तरल पदार्थ होते हैं, जो कि होते हैं आपके रक्त, कफ, काला पित्त व पीला पित्त। इनके मध्य संतुलन होना चाहिए। ये तीनों, ये चारों के चारों कैसे होने चाहिए भैया, संतुलित होने चाहिए, ठीक है। तो उसी को संतुलित करने की जो विधि रहती है वही क्या कहलाती है, हमारी यूनानी, ठीक है। अगला है सिद्धा। सिद्धा क्या है, तो ये भी भैया बहुत पुरानी एक पद्धति है, दक्षिण भारत से चली आ रही, मतलब वहां से स्टार्ट हुई एक पद्धति है, जो इस विश्वास पर कार्य करती है कि किसी व्यक्ति के शरीर व मन को, मान लिख दिया गलती से, मन को प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा, है ना, प्राकृतिक क्रिया द्वारा संतुलित किया जा सकता है ना। मतलब किसी व्यक्ति के शरीर और मन को प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा संतुलित करना किसके अंदर आता है, सिद्धा के अंदर। अभी हम लोग पढ़ेंगे। और फिर आती है बेटा होम्योपैथी। होम्योपैथी कहाँ से चली आ रही है, तो होम्योपैथिक भी आपकी बहुत पुरानी पद्धति है, बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है। देखो एक बहुत बेहतरीन बात याद रखना, अगर सबसे पहली पूछ ले तो कौन सी आ जाएगी आपकी, आयुर्वेदिक। हाँ, सबसे बहुत पुरानी पूछे तो कौन सी आ जाएगी, आयुर्वेदिक। सबसे प्राचीन पद्धति है जो भारत में स्टार्ट हुई। फिर हम कह रहे हैं योगा, वो भी भारत, उसको इनिशिएट कहाँ से माना जाता है, तो उसका जो इनिशिएटिव माना जाता है वो भारत से माना जाता है। ग्रीक पद्धति के रूप में यूनानी को जाना जाता है। दक्षिण भारत से शुरुआत किसकी हुई, सिद्धा की। वैसे ही आपके हम माने जाते हैं 18वीं सदी में जर्मनी से, 18वीं शताब्दी में जर्मनी से शुरू हुई पद्धति होम्योपैथी, है ना, जो इस सिद्धांत पर कार्य करती, जैसे को तैसा। क्या अर्थ है भैया इसका, इसका मतलब है कि वे पदार्थ जो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं, वही ठीक भी करते हैं। वे पदार्थ जो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं वही क्या कर देते हैं, ठीक भी कर देते हैं। ये उस सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक पद्धति है। तो देखो अगर मैं बात करूं, सबसे बेसिक बात बेटा, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि आयुष है क्या, तो हमें ये बात समझ में आएंगे कि हमारे भाई बहन का नाम नहीं है आयुष। ये क्या है, तो ये एक तरह की चिकित्सा पद्धति है, एक पारंपरिक गैर एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है, जो कि एक एब्रीविएशन, एक संक्षेपण है किसका, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, सोवा रिक्पा भूलना नहीं है, ठीक है। 2010 में इसमें एड ऑन हुआ है, तो पूरा याद रखना कि आयुर्वेद, योग के साथ नेचुरोपैथी उसके अंदर जोड़ना, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक और सोवा रिक्पा, इन 6 मेथड से मिलकर जो बनी एक पद्धति है, जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि हमारी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको प्राकृतिक तरीके से, पारंपरिक तरीके से ठीक किया जा सके। शुरुआत कहाँ से हुई है, तो भैया भगवान के समय से शुरुआत चल रही है, ठीक है। भगवान ब्रह्मा जो थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके समय से शुरुआत चली आ रही है आयुर्वेदा से। वहां पर इन पद्धतियों का उपयोग किया जा रहा था। देखो एक बात तो, ये बात तो देखो बिल्कुल है कि यार आयुष पद्धति का उपयोग हर जगह नहीं हो सकता, बहुत सारी जगह होगा, बहुत सारी जगह नहीं भी होगा, पर कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ कहाँ से इनकी शुरुआत हुई वो हमने देखा। अब कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, इसका क्या महत्व लाभ है, वो भी अभी हम लोग सब देखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक इतिहास हम लोगों ने देखा कि इनकी शुरुआत कहाँ कहाँ से हुई, कौन सी ग्रीक पद्धति है, ग्रीक से शुरुआत कहाँ है, दक्षिण भारत से शुरुआत किसकी मानी जाती है, सिद्धा की, ठीक है। जर्मनी से शुरुआत किसकी मानी जाती है, तो होम्योपैथी की। किस तरह की पद्धतियां, इनका मैंने आपको एक शॉर्ट रूप बताया है। अब इनको हम लोग डिटेल करके देखेंगे, चीजों को एक एक अच्छे से समझेंगे।
चलो थोड़ा सा और इतिहास की तरफ बढ़ते हैं, तो ये बात हमें थोड़ी गौर करने की बात है कि इसकी शुरुआत जो आयुष पद्धति के ऊपर काम करना कब से स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक विभाग बन गया था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। मतलब सबसे पहले होम्योपैथी के ऊपर क्या किया गया था, बात रखी गई थी कब, 1995 में, ठीक है। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया और आयुष डिपार्टमेंट इसको नाम दे दिया गया। आयुष डिपार्टमेंट मतलब आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक मतलब आयुष विभाग के नाम से इसको कर दिया गया। कब, तो ये हो गया था नवंबर 2003 में। नवंबर 2003 में डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथिक मतलब आयुष डिपार्टमेंट का गठन कब हो गया, 2003 में, ठीक है। उसके बाद फाइनली 2014 में, है ना, वर्ष 2014 में 9 नवंबर 2014 आयुष मंत्रालय का क्या हो गया, गठन हो गया, जिसका मेन रोल क्या था, जिसका मेन रोल था प्राचीन चिकित्सा के गहन ज्ञान को पुनर्जीवित करना, है ना, उसका रीबर्थ कर देना। जो चीजें हम भूल चुके हैं, जिसके ऊपर आज कोई ध्यान नहीं देना जा रहा है, उसको जीवित करना इसका मेन क्या था, काम था। तो जो प्राचीन चिकित्सा थे का गहन जो ज्ञान है उसको पुनर्जीवित करना, उसको रीबर्थ देना, है ना, उसको वापस से लोगों के बीच में लाना, लोगों को उसके लिए जागरूक करना, उसके लिए आयुष मंत्रालय का गठन हो गया 9 नवंबर 2014 को, ठीक है। और आगे भी हम लोग देखेंगे कि आयुष जो मिशन चल रहा है वो क्या है, नेशनल आयुष मिशन क्या है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखो इतिहास की अगर हमने बात की तो हमने ये देखा कि ठीक है इन सबकी अलग अलग शुरुआत कहाँ से हुई। आगे हम लोग देख रहे हैं बेटा कि पूरा जो करेंगे फ्लो देखें कि किस तरह से आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट बने, किस तरह से मंत्रालय बने। तो सबसे पहले 1995 पूछा जाता है आपसे कि सबसे पहले किस डिपार्टमेंट का, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी कब बना, 1995 में। आयुष डिपार्टमेंट का गठन कब हुआ, तो ये हुआ 2003 में। और आयुष मंत्रालय का गठन कब हुआ, तो 9 नवंबर 2014, ठीक है। आयुष मंत्रालय का जो गठन हुआ उसका मेन मोटिव क्या था, आयुष मंत्रालय जो बनाया उसका मेन मोटिव क्या था। तो इसके मोटिव अगर आपसे पूछ ले, कभी उद्देश्य पूछ ले, तो याद रखना इस तरह से आप लिख सकते हैं क्या क्या, तो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, मतलब कि आपकी जो आधुनिक व पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा है उनको मिलजुल कर चलाना ताकि लोगों के साथ स्वास्थ्य कल्याण हो पाए, ठीक है। उसके बाद शैक्षिक मानक मतलब कि लोगों को क्या करना, एजुकेट करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को इसके लिए क्या करना, प्रशिक्षित करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा चिकित्सक, है ना, आयुष चिकित्सक क्या हो पाए, मिल पाए। अनुसंधान कार्य को सुनिश्चित करना और नवाचार को क्या देना, बढ़ावा देना। अनुसंधान मतलब इसमें अलग अलग तरह के रिसर्च करना, अलग अलग रोगों के लिए, ठीक है, रोग के रोकथाम के लिए क्या करना, रिसर्च करना, ताकि कोई रोग ना हो, कोई महामारी ना फैले, उसके ऊपर अलग अलग तरह के रिसर्च करता रहे। तो एक मिनिस्ट्री है ना, एक मिनिस्ट्री है जो सारी चीजों को हैंडल कर रही है। क्या क्या हैंडल कर रही है, तो लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं को क्या करना है, बेहतर बनाना है, हर तरह की आयुष स्वास्थ्य सेवाएं सब तक पहुंच पाए, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं वो मिनिस्ट्री हैंडल करेगी। अगली चीज क्या है, तो भैया लोगों को एजुकेट भी करना पड़ेगा, अच्छे चिकित्सक चाहिए हमें। ऐसा तो नहीं कोई भी उठा के हल्दी लगा दी, किसी का सर फटा लो हल्दी लगा दी, ऐसा नहीं है, वहां पे सर्जरी वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना है, तो वो क्या करेंगे, लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। ये जो मिनिस्ट्री हैंडल करती है सारी चीजें। अगली चीज मिनिस्ट्री क्या करेगी, तो ये रिसर्च करेगी अलग अलग रोगों के ऊपर कि यार अभी तक आयुर्वेद कैंसर का उपचार नहीं कर पा रहा है, आयुर्वेद के द्वारा बहुत गंभीर बीमारियों का उपचार नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है क्या, कैसे हो सकता है, योगा के द्वारा हो सकता है क्या, या आयुष पद्धति में किसके द्वारा हो सकता है, ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगली चीज, पूरे आयुष पद्धति को अगर मुझे रखना है तो मुझे क्या चाहिए, पौधे। तो जो भी औषधि पौधे हैं, जो भी मेडिसिनल प्लांट है, उनको बढ़ावा देना पड़ेगा ना। अभी सब कटौती हो जाएगी, बिल्कुल बचेंगे ही नहीं, तो कैसे बनाओगे तुम लोग दवाई, नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। जैसे आजकल देखो, आजकल तो मान्यता है तुलसी के पौधे, एलोवेरा के पौधे, और आजकल तो नई ट्रेडिशन चल रहे हैं ना कि हम क्या करेंगे, हमारे घर में ऑर्गेनिक प्लांट्स है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग ये कर रहे हैं, किचन गार्डनिंग चल रही है। तो ये जो सारी चीजों की तरफ लोग जा रहे हैं, वो अलग अलग मेडिसिनल प्लांट भी उगा रहे हैं ताकि उनको बहुत सारे हर्ब्स क्या मिल जाए, घर ही में मिल जाए।
है ना, पुदीना का अपना एक अलग रोल है, तुलसी का अलग रोल है, लौंग का अलग रोल है। तो ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, लोग यूज कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना पड़ेगा ताकि वो बढ़े, ताकि ज्यादा से ज्यादा आयुष चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाया जा सके, औषधि प्राप्त हो पाए। ठीक है, और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा को वैश्विक प्रासंगिकता सुनिश्चित करना। हम कह रहे हैं कि जो विदेशी लोग है ना, बहुत सारे विदेशी लोग ऐसे हैं जो इंडिया से इंस्पायर है ना, इंडिया को देखते हैं कि यार यहाँ पर तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल है, वैरायटी ऑफ कल्चर्स हैं, इनके आयुर्वेदा में बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग उपयोग है ना, बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत सारे इसके स्किन के उपयोग है, हेल्थ के बेनिफिट्स है, तो लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। तो बहुत सारे विदेशी लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ जा रहे हैं, तो उनको प्रमोट करना है ना, आयुष के बारे में बताना कि किस तरह के मेथड है, पंचकर्म क्या होता है, अलग अलग शोधन क्रियाएं क्या होती है, किस तरह से आप इनको ले सकते हैं, आपके क्या हेल्थ बेनिफिट होंगे। तो उनको दूर दराज लोगों तक पहुंचाना ताकि हर व्यक्ति जो विदेशों में है वो भी इस आयुष पद्धति का क्या उठा पाए, लाभ उठा पाए। ये आयुष मंत्रालय का क्या रहेगा, पूर्ण कार्य रहेगा। तो देखो, जब भी हम एग्जाम में लिखेंगे ना बेटा, तो कुछ इस तरह से लिख दो कि हमने हमारी बात भी कह दी और हम समझा भी दी। तो ये तो मैंने शॉर्ट पॉइंट लिखे हैं, आप लोग भी चाहें तो इस तरह से इसको थोड़ा सा डिटेलाइज करके और इस तरह से अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया लगेगा। और मैं आपसे पूछ लूं आयुष मंत्रालय व उसके मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आयुष मंत्रालय का गठन क्या, कब हुआ, उसका मेन कार्य क्या था और उसके मेन उद्देश्य क्या है। ये पूरी बातें हम लोग वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल भी इधर उधर अपने को होने की आवश्यकता नहीं, सब मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझो, एक एक चीज पढ़ेंगे हम लोग, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। एक बात और है, आयुर्वेद पढ़ना है, योग पढ़ना है, अभी तो हम केवल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक पहले क्लियर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जिनको पता है बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं पता है वो मेरे साथ साथ पढ़ते रहे। ठीक, चलो, तो इतिहास की चर्चा हो गई, आयुष मिनिस्ट्री देख ली। अब आयुष के उद्देश्य क्या है ना, जो आयुष पद्धति है, आयुष चिकित्सा पद्धति है, ये क्या है, तो ये एक तरह की चिकित्सा पद्धति है। तो इसके खुद के मेन उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों ये पद्धति बनी, ये किस तरह की मेथड है, ये क्या करेंगी लोगों के लिए भला, तो वो हम देख लेते हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, तो भारत के सभी नागरिकों को सस्ती गुणवत्तापूर्ण आयुष स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रदान करना। देखो, अपेक्षाकृत कैसी होती है, इसकी लागत कैसी होती, कम होती है ना, और ये कैसी होती है, कम दुष्प्रभावी होती है। हम कोई बाहरी ड्रग लेंगे, कोई बाहरी मेडिसिन लेंगे, उससे तो कम ही दुष्प्रभावी रहेगी। तो हमने क्या कहा कि भारत के सभी नागरिकों को हम एक अच्छी, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण, क्योंकि ये पौधों से, यूजुअली पौधों से बनी होती है, अब एलर्जी वेलर्जी वाला केस अलग हो जाएगा, पर अगर नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए इस जो चिकित्सा पद्धति उसका उपयोग किया जाता है। अगली बात क्या है, भारत में स्वास्थ्य देखभाल की आयुष प्रणालियों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, आयुष का अगला रोल क्या है, तो ये जो आयुष प्रणाली, आयुष चिकित्सा प्रणाली पूरी एक तरह से हमने मिक्स, जितनी भी ट्रेडिशनल चीजें थी, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति थी, सबको एक साथ मिक्स कर दिया ताकि क्या हो पाए, वृद्धि और विकास हो पाए, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाए, लोग इस तरफ बढ़े, है ना, लोग एक साथ इसको देखेंगे कि अच्छा इतनी सारी आयुर्वेदिक पारंपरिक मेथड होती है, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिक्पा, तो सब उसकी तरफ आकर्षित होंगे और उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। तो ये जो एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाया गया है आयुष पद्धति के नाम पे, वो क्या करेगा, इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी रहेगा। आयुष को स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में क्या करना, एकीकृत करना। जो अलग अलग राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे अभी हमने बात की कि क्या चल रहा है, राष्ट्रीय आयुष मिशन चल रहा है ना, तो उस जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें आयुष पद्धति के ऊपर भी क्या करना, चर्चा करना, उसको रखना। देखो, अलग अलग रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आयुर्वेद अलग है, यूनानी अलग है, योगा अलग है, सबको एक साथ रख गया, उसके बिहाफ पे अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे ताकि उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो राष्ट्रीय आयुष मिशन या जो अन्य मिशन, जो अन्य सरकारी पहल है, उसके ऊपर भी यहाँ पे बात की गई है। अगला है योग। योग्य चिकित्सकों और शोधकर्ताओं को तैयार करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल के आयुष प्रणालियों में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। हमने वही बात कही कि जो भी योग्य चिकित्सक है, आयुष प्रणाली जब बनी, एक सिस्टम बना, तो अब इस प्रणाली में अलग अलग लोगों को क्या किया जा रहा है, शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जा रहा है, एजुकेट किया जा रहा है, ताकि वो इन सभी चीजों की जानकारी ले और इन सभी इलाज को बहुत बेहतरीन तरीके से क्या है, कर पाए।
तो उसके लिए लोगों को क्या करा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है। स्वास्थ्य देखभाल के आयुष प्रणालियों के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। जैसा कि मैंने अभी कहा कि आयुष प्रणाली है ना, कंबाइंड स्ट्रक्चर के कारण जो विदेशी लोग हैं वो इस तरफ क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं कि ये जो पूरी मेथड्स है ये सब ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति है, ठीक है, एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग किया जा सकता है, तो उसको अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी मिल रहा है। ठीक, स्वास्थ्य देखभाल के आयुष प्रणालियों की प्रभावशाली और सुरक्षा में सुधार के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियों को क्या करना, शुरू करना है ना, इसमें रिसर्च वगैरह करना, विभिन्न रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए पारंपरिक और स्वदेशी दवाओं का उपयोग को विकसित करना और बढ़ावा देना। रिसर्च करेंगे तो हम जितने भी रोग हैं, अलग अलग तरह के रोग हैं, अभी तो हम कह रहे हैं गंभीर बीमारियों में यूज नहीं हो रहा है, पर डायबिटीज हो गई है ना, मतलब अगर हम हमारी लाइफ स्टाइल में सुधार कर लें और आयुर्वेदिक मेथड्स को यूज करें तो हमारी पूरी बॉडी का शोधन क्रिया करके उसको स्वच्छ करके है ना, ये सारी क्रियाओं का पालन करके योगा वगैरह जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है, आपने देखा होगा यूजुअली हम मानते नहीं पर बहुत बेनिफिशियल चीजें हैं, तो उसकी तरफ क्या करें, बढ़ावा दे दे। देखो आपने आजकल देखा होगा बहुत सारी क्लासेस चल रही, योगा सेंटर बन चुके हैं हर जगह जगह पर, विदेशी लोग जो है वो तो और ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, योगा कर। तो योगा आया कहाँ से, हमारा ही ट्रेडिशनल मेथड है जो सब लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो आयुर्वेदिक चीजें वो भी यूज करी जा रही, हर्ब्स, मेडिसिनल टीज ये सब बन रही, जो है ना, जो अलग अलग होम्योपैथी की मेडिसिन है वो ली जा रही, तो ये जो सारी चीजें हैं देश विदेश तक प्रमोट हो चुकी है। हर व्यक्ति आजकल तो चाहे दिखाने के लिए करे योगा जरूर करता है, सेलिब्रिटी को आप देख ले है ना, क्या कर रहे हैं, तो भैया ये हमारा योगा टाइम है तो योगा चल रहा है ना, क्यों जवान है इतने टाइम तक योगा चल रहा है, तो उसका कारण है। हाँ, और ये ऐसा नहीं कि ऐसा कोई गलत बात है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इसका नियमित रूप से पालन करेगा तो वो अपनी एज रिवर्सिंग कर सकता है। एज रिवर्सिंग मतलब देखो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही जवान हो जाएगा है ना, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो किया जा ही सकता है ना। शिल्पा शेट्टी को ही देख लो, बिल्कुल बढ़िया जवान दिखने के लिए कि हाँ बड़ी बढ़िया स्लिम ट्रिम, बाल अभी वाइट नहीं हुए, बालों का तो खैर किया जा सकता है कुछ कुछ, बड़ी स्किन वगैरह ये सब भी अच्छा रखने के लिए इन मेथड्स का उपयोग किया जा सकता है। तो जो आयुष पद्धति जो पूरी कंप्लीट एक हम लेकर आए ना पद्धति, उसमें ये सारी चीजों के क्या हुए, लाभ हुए, और ये सब उसके उद्देश्य थे कि उसमें अनुसंधान हो पाए, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाए, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिल पाए, लोगों तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच पाए, ये सारे उसके क्या थे, उद्देश्य थे। ठीक है, तो ये आयुष पद्धति के क्या हो जाएंगे, सारे के सारे उद्देश्य। अब आयुष पद्धति के लाभ क्या क्या है, तो देखो आधुनिक चिकित्सा के साथ एकीकरण, हमने कहा कि जो पारंपरिक चिकित्सा है उसके साथ साथ हमने आधुनिक चिकित्सा को भी क्या कर दिया, मिश्रित करके उनका एकीकरण करके, है ना, इसको कहते हैं एकीकरण, इंटीग्रेट करके उनको क्या किया, इस्तेमाल किया, ताकि लोगों के स्वास्थ्य स्तर में क्या लाया जा सके, सुधार लाया जा सके। तो ये भी एक अच्छी मेथड रही है ना, ये भी इसका एक लाभ रहा। क्योंकि जो आयुष पद्धति है वो क्या प्रदान करती है, तो एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। अगर हम इसको पहले तो देखो कि लोग क्या करते हैं, आधुनिक चिकित्सा के साथ इसको मिश्रित करके एकीकृत करके यूज करते हैं, बाद में पूरी तरह क्या करते हैं, इसके ऊपर ही निर्भर हो जाते हैं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुष पद्धति के ऊपर, क्योंकि एक समग्र दृष्टिकोण ये देती है, केवल इस बात पे ध्यान नहीं देती कि आपके शरीर के रोग हट जाए, रोगों के साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति, आपका मन, आपकी सामाजिक स्थिति, सभी को मतलब ओवरऑल कंप्लीट हेल्थ को फोकस करके ये यूज होती है। ऐसा नहीं कि आपको कोई, देखो एलोपैथी का यूज कब होगा, जब व्यक्ति को कोई रोग होगा, आयुर्वेदिक का यूज कभी भी हो सकता है, आयुष पद्धति में जितनी भी मेथड्स उनका यूज कभी भी, योगा कोई रोग होगा तो ही योगा करेंगे क्या, नहीं ना, सुना होगा ना, योगा से ही होगा, योगा से ही होगा मतलब ये है कि हाँ योग करोगे तो आपका स्वास्थ्य क्या रहेगा, आपका स्वास्थ्य क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं कि अगर मुझे कोई रोग होगा तभी मैं करूंगी, बिना उसके भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर उसके भी व्यक्ति को इसको अपना रहा है और आधुनिक चिकित्सा पद्धति का भी अगर बहुत क्रूशियल स्टेज पे इस्तेमाल कर रहा है तो इनके एकीकरण से भी एक बेहतर स्वास्थ्य प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, अगला है प्राकृतिक और सुरक्षित। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ जी, ये प्राकृतिक है और सुरक्षित है, ये लोगों को जीवन शैली में बदलाव के लिए क्या करती है,
कहती है कि भैया अगर आप चाहते हैं कि आप नेचुरल चीज़ों का यूज़ करें, आप जंक फूड ना खाएं, आपकी लाइफ स्टाइल क्या हो जाए, अच्छी हो जाए, तो जो जंक फूड है, जो केमिकल का इंटेक है, जो प्रिजर्वेटिव से, जो स्वीटनर से आप खा रहे हैं, उनका इस्तेमाल बंद करें और एक अच्छी प्राकृतिक और सुरक्षित क्या करें, चिकित्सा पद्धति को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को क्या रखें, अच्छा रखें। तो देखो, एक तो पहली बात क्या है, आधुनिक चिकित्सा के साथ इसका एकीकरण किया जा सकता है। मतलब कई सारी रोगों में आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, वो भी यूज हो रही, ठीक है, उसको हटाकर आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये आपके कंप्लीट हेल्थ को ठीक कर दे। किसको डायबिटीज है, बीपी है, तो उनके लिए बेस्ट है कि वो आयुर्वेदिक मेथड का या फिर आयुष पद्धति में जो मेथड्स उनका यूज करके, योगा, सिद्धा, यूनानी, सबका यूज करके क्या करे, अपने आप को क्या कर सके, ठीक कर सके। प्राकृतिक भी और सुरक्षित भी। इसके अंदर किसका यूज हो रहा है, तो इनके अंदर प्लांट का यूज हो रहा है या प्राकृतिक चीजों का यूज हो रहा है, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं, मतलब आपकी जीवन शैली में बदलाव को ये क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है। निवारक देखभाल अगला जो है वो है निवारक देखभाल। इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है निवारक मतलब दोनों चीजें, मन व शरीर के संतुलन व सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये केवल हमारे शारीरिक उपचार के लिए काम नहीं करता है। मैंने बार बार कहा, अगर कोई व्यक्ति मेडिटेशन करेगा, कोई व्यक्ति योगा करेगा, तो यूजुअली उसकी मेंटल स्टेट भी ठीक रहेगी। जो बात बात में एंगर इश्यूज आ जाते हैं, किसी ने थोड़ी सी गाड़ी ठोक दी, गुस्सा आ गया, भैया वहीं मारा पीटी हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब व्यक्ति का मन शांत रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, तो उसको सारी चीजें अच्छी लगती है। तो ये दोनों के ऊपर क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है। मतलब ये एक निवारक देखभाल है जो आपके मन और शरीर दोनों को ही क्या करेगा, संतुलित और उनको सुरक्षित बनाए रखेगा। ठीक है। सांस्कृतिक महत्व भी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जितने भी पौधे हैं, औषधीय पौधे हैं, ठीक है, जो योग वगैरह है, उनका अपना सांस्कृतिक महत्व है। बहुत पुराने जो ऋषि मुनि है ना, उनके द्वारा दी गई चीजें हैं, तो उनके कारण ये क्या करते हैं, इसको और बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। तो क्या क्या लाभ हो गए, तो हमने क्या कहा, एक तो ये समग्र दृष्टिकोण देता है हमें, है ना। मतलब पारंपरिक चिकित्सा पद्धति अगर अपनाएंगे तो हर चीज का क्या रहेगा, सुधार रहेगा। प्राकृतिक रहती, सुरक्षित रहती है, निवारक देखभाल करती है, मतलब मन और शरीर दोनों में संतुलन बनाए रखती है। इसका सांस्कृतिक महत्व भी है, बहुत पुरानी पुरानी चीजें जो ऋषि मुनि के टाइम से चलती आ रही है ना। भारतीय लोगों के बीच में तो इसका बहुत महत्व है। अगर हम कह रहे हैं ना कि ऐसा तुलसी का पौधा और उस पर कोई पैर लगा दे तो गुस्सा हो जाती मम्मियाँ कि भैया पैर क्यों लगाया, वो तो देवता है, भगवान है, पूजी जाती, पूजनीय है। तो ठीक है, इनके सांस्कृतिक महत्व भी, उनको लेने से लोग मानते हैं हल्दी है, किसी को कटवट लग गया तो उसके फटाफट हल्दी भर दी। क्यों भर दी, क्योंकि मानते कि उससे घाव बहुत जल्दी भरा जाएगा। और बात गलत भी नहीं है, कई जगहों पे यूज होता है, कई जगह पे नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि किसी का सर ही फट गया, बड़ा एक्सीडेंट हो गया, हल्दी भरेंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, वहां पर फिर सर्जरी की आवश्यकता है। पर हाँ, नॉर्मल चीजों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसका सांस्कृतिक महत्व है। ठीक है। अगली बात है समग्र दृष्टिकोण। ये जिसके बारे में अभी हमने बात करी कि ये हर चीज के ऊपर काम कर रहा है, आपके शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह के विकास के ऊपर ही क्या कर रहा है, काम कर रहा है। मानसिक व आध्यात्मिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण पर क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है। उसका मेडिटेशन जो रहता है, उसका जो एकाग्रता रहती है वो बढ़ जाती है, उसका जो मानसिक लेवल है वो ठीक रहता है, शांत रहता है, व्यक्ति चिड़चिड़ापन चला जाता है। इन सारी बातों पर भी काम करता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग नहीं भी है ना, और उसको अगर कोई स्ट्रेस है, तो लोग उसको क्या बोलते हैं, योगा करो। योगा करने से फायदा होता है। आप कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति ले लो, पंचकर्म करवा लो या कोई षटकर्म करवा लो, कोई दूसरी चीज का उपयोग कर लो, सन बात लो, तो बहुत सारी चीजों का क्या अपना अपना फायदा है। तो उसका जो रोल है वो ये है कि आपके मानसिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरह के कल्याण पर ये क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है। अगली चीज, पूरी अगर ये आयुष पद्धति नहीं होती तो हमारी जो पारंपरिक चिकित्सा थी वो तो विलुप्त हो जाती। तो ये उसका एक विकल्प है। ठीक है, कि आपकी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है वो विलुप्त ना हो, ये उसका एक विकल्प प्रदान करता है जिससे लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है। जीवन शैली रोगों को संबोधित करता है। ठीक है, इसके जो भी चिकित्सा पद्धति है, चिकित्सा
पद्धति है, जैसे आयुर्वेद हो गई, योग हो गई, ये हमारे क्या है, तो जैसे हमने कहा मधुमेह, हाई बीपी आदि जैसे रोगों को क्या करता है, ये संबोधित करता है, उनको आसानी से ठीक कर सकता है। ठीक है, बस थोड़ी सी लाइफ स्टाइल में क्या करना है, चेंज लाना है। और लागत प्रभावी मतलब यूजुअली ये कम लागत का रहता है किसकी अपेक्षा, तो अगर मैं आधुनिक चिकित्सा पद्धति की बात करूं तो उसकी अपेक्षा इसकी लागत कैसी रहती है, कम लागत वाला रहता है। इतना ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं रहता है, 2-3 हजार 4-5 हजार, ऐसा नहीं कि लाखों का ट्रीटमेंट है, लाखों का कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता है, यहाँ पे बेसिक मेडिसिन यूज होती है। पर ये तो इसके लाभ हो गए है ना, ये जितने भी मैंने आपको बताए इसके लाभ है कि क्या करता है, तो ये हमारे एकीकरण प्रोवाइड करता है, समग्र दृष्टिकोण है, प्राकृतिक रहता है, सुरक्षित रहता है, निवारक देखभाल रहती है, मतलब कि हमारे मन और शरीर दोनों में संतुलन स्थापित रखता है। ठीक है, इसका सांस्कृतिक महत्व भी है, अच्छी बात है। देखो ऐसे पॉइंट याद कर लोगे ना, बहुत बड़ा बहुत सारा सिलेबस है, पॉइंट याद कर लो, बहुत आसान हो जाएगा बेटा, है ना, ये राय मेरी मानो, मैं हमेशा इसी रूल को फॉलो करती हूँ। पॉइंट याद कर ली हमने, लिख तो हम खुद लेंगे, अगर हमें समझ में आ गया है तो लिख तो हम खुद लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से इसको क्या करना है, चलाओ। समग्र दृष्टिकोण का मतलब क्या है, तो ये हमारे मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है, पारंपरिक चिकित्सा का विकल्प है, मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति वो विलुप्त हो जाती है अगर ये आयुष प्रणाली नहीं बनती तो। जीवन शैली रोगों को संबोधित करता है, वो रोग जो हमारे खराब जीवन शैली के कारण हमारे बॉडी में आए हैं, मधुमेह हो गया, हाई बीपी हो गया, उनको ठीक करने का, उनको संबोधित करने का कार्य करता है, और सस्ता है, कम लागत वाली ये क्या है, चिकित्सा पद्धति है। ये कुछ मेन बातें हो गई, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आयुष चिकित्सा के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्योंकि मैंने क्या कहा, सब चीज ठीक तो नहीं हो सकती, कुछ चीज तो यहाँ पे खराब भी होगी, तो क्या चीजें यहाँ पे चुनौतियों के रूप में है वो हम लोग देख लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहला आ जाता है विनिमय विनियम विनियमन का अभाव। विनियम का अभाव का मतलब क्या होता है कि जो भी आयुष उद्योग है वहां पे जो भी औषधि वगैरह बन रही है उसमें सुरक्षा का क्या है, सुरक्षा का अभाव है, अनियमित चीजें हैं, कुछ चीज पर ध्यान नहीं भी दिया जाता है, तो कभी कभी हम कहते हैं कि विनियमन का अभाव है, मतलब कि बैलेंस नहीं चीजें, है ना। जो आयुष उद्योग है जहाँ पे सारी मेडिसिन बन रही है, कहीं पे क्वांटिटी कम है, कहीं पे क्वांटिटी ज्यादा है, क्योंकि कोई भी इतना कंट्रोल करने वाला नहीं, तो कभी कभी चीजें क्या हो जाती है, मिसबैलेंस हो जाती है, तो ज्यादातर ये देखा जाता है कि ये हो जाता है। कभी कभी अगर आप क्या कह रहे हैं कि अगर कोई एक्सपर्ट के द्वारा ना लिया जाए, है ना, ऐसे पंचकर्म विधि कोई कर रहा है, उसके लिए तो एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, अगर वो भी कोई व्यक्ति ना कर पाए और उसको गलत तरीके से कर ले तो उसका क्या मिलेगा, तो उसका दुष्परिणाम हो सकता है, गलत तरह की औषधि ले ले तो उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। पारंपरिक दवाइयों के साथ अंतरक्रिया करना मतलब चीजों को क्या कर देना, मिक्स कर देना। जो पारंपरिक दवाई है, कुछ दवाई एक दूसरे के साथ फिट नहीं होती है, एलर्जी हो जाती है, तो अगर उनको पारंपरिक दवाइयों को या कुछ पारंपरिक दवाई आधुनिक दवाइयों के साथ मिक्स नहीं होती, एलोपैथी और कुछ होम्योपैथिक दवाई एक दूसरे के साथ नहीं दी जा सकती, पर अगर कोई व्यक्ति इसको ले ले तो उस व्यक्ति को गंभीर समस्या भी आ सकती है, तो ये भी ध्यान रखना होता है कि उसका जो अंतरक्रिया है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। संदूषण और मिलावट, है ना, कभी कभी हाइजीन का ध्यान ना रखा जाए, जैसे कि पंचकर्म विधि कोई कर रहा है, पंचकर्म में आपने देखा होगा विरेचन, बस्ती, अलग अलग क्रियाएं होती है, तो इन क्रियाओं में अगर हाइजीन का ध्यान ना रखा जाए, मिलावट हो जाए और कुछ प्रदूषित चीज आ जाए तो उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में और खराब हो सकता है, वो बिगड़ सकता है, ना कि सुधरेगा। तो देखो, एक तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे चीजें बैलेंस नहीं रहती है, कभी कभी कुछ गलत उपचार के कारण चीजें बिगड़ जाती है। पारंपरिक दवाइयों के साथ अंतरक्रिया करना मतलब उसको मिक्स मैच कर देना और शरीर में जाके उसका इन्वर्स इफेक्ट हो जाना। ठीक है, मिलावट और हाइजीन का ध्यान ना रखने पर क्या हो जाना, व्यक्ति को भुगतना पड़ना। ठीक है, एलर्जी संबंधी प्रक्रिया है ना, कुछ लोगों को कुछ औषधि पौधों से क्या रहती है, एलर्जी रहती है, और अगर वो उसका सेवन कर ले, उसको लगा ले, तो उनको क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। अपर्याप्त उपचार मतलब सभी बीमारी के लिए
पर्याप्त नहीं है। हर तरह की बीमारी के लिए पर्याप्त है क्या? नहीं, हर तरह की बीमारी के लिए पर्याप्त नहीं। अगर कोई बहुत आपातकालीन स्थिति आ जाती है, कोई बहुत इमरजेंसी आ जाती है ना, कोई गंभीर रोग है, तो फिर उसके लिए ये वाली आयुष पद्धति की जो मेथड से वो काम नहीं आएगी। अयोग्य चिकित्सक, अयोग्य चिकित्सक मतलब इसमें जो लोग हैं वो अभी इसको इतना ज्यादा जानते नहीं है, तो इतने ज्यादा शिक्षित नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है ना, उनको इतना कुछ पता नहीं है, तो अयोग्य चिकित्सक के कारण भी ये क्या पहुंचाती है, कभी कभी नुकसान पहुंचा देती है। और सीमित जागरूकता, इसके लिए लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सही गलत का पता ही नहीं है। सही गलत का पता मतलब क्या, अगर आपने कोई तरह की क्रिया की, कोई तरह का योगा किया है, तो उसके लिए जागरूकता होनी चाहिए कि उसको सही समय क्या है। पूर्ण रूप से लोगों को पता होना चाहिए हर क्रिया के बारे में। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी हाथ उठाए पैर उठाए कोई भी क्रिया कर ली, टेढ़े मेढ़े हो गए हाथ पैर, हो जाता है कई बार, लोग ऐसे उलझ जाते हैं अपने योगा में, अपने ही बॉडी को नुकसान पहुंचा लेते। कुछ आयुर्वेदिक मेथड्स कर लेते घर ही में, ठीक है, जैसे षटक्रम है तो घर ही में उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो सब गलत हो जाता है। अगर आपको प्रॉपर ज्ञान नहीं है तो उसको ना करें, वो वाली बात यहाँ पे हो जाती है। देखो आयुष चिकित्सा पद्धति में लाभ तो बहुत सारे हैं कि सस्ती होती है, सांस्कृतिक महत्व है, सुरक्षित होती है, प्राकृतिक होती है, ठीक है, हमारी जीवन शैली से संबंधित जो छोटी मोटी बीमारियां उनको आसानी से ठीक कर देती है, और बिल्कुल भी ऐसा नुकसान नहीं है। पर कुछ नुकसान ये है, इसकी चुनौतियां क्या क्या है, लाभ नुकसान तो नहीं कह सकते, चुनौती चैलेंजेस क्या है इसके सामने। हर तरह की बीमारी को ठीक नहीं कर सकती, पहली बात। कभी कभी इसमें चीजें मिसबैलेंस रहती है, इम्बैलेंस रहती है ना, जो उद्योग वगैरह है वहां पे भी इतना प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां पे भी इतने प्रशिक्षित लोग नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हमने कहा कि अयोग्य चिकित्सक मिल जाए तो भी समस्या हो जाती। कभी कभी जब इसका दवाइयों का कुछ एलर्जी हो जाती, कुछ हमारी बॉडी पे अलग इम्पैक्ट पड़ता है तो नुकसान पहुंचा देते हैं। मिलावट या हाइजीन हो, अनहाइजेनिक चीजों का उपयोग कर ले तो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो ये इसके संबंधित क्या है, ये चुनौतियां है कि अगर इन सारी चीजों में सुधार कर लिया जाए तो ये एक बेहतरीन चिकित्सा पद्धति बन सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, तो देखो सरकारी प्रयास तो बहुत सारे। अगर हम बात करें तो सरकारी प्रयासों की तो अभी हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत सारे हैं। इसके अलावा और क्या क्या है, तो आयुष शिक्षा और अनुसंधान, ठीक है, बहुत सारे कॉलेज वह संस्थानों का क्या किया जा रहा है भाई, बनाया जा रहा है, उसमें लोगों को रखा जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि बहुत अधिक से अधिक लोग क्या कर पाए, आयुष शिक्षा को ग्रहण कर पाए और उसमें बहुत ज्यादा रिसर्च हो पाए। जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं बहुत सारे, जिससे लोगों को क्या हो, इसकी तरफ जागरूकता मिले, लोग जान पाए कि किस तरह की पद्धति है क्या है। आप समझ रहे हैं, एमपीपीएससी में एक बहुत क्रूशियल टॉपिक, एक पूरी यूनिट रख दी गई, मतलब किस हद तक इसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है कि बच्चे इसको पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा, और ये सब टीनेज वाले बच्चे तो वो आगे बताएंगे लोगों को, अपने मम्मी पापा को बताएंगे, ये जैसे जैसे चीजें बढ़ेगी है ना, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड हो जाएगी, तो लोग इसको और ज्यादा क्या करेंगे, जानने लगेंगे। तो यही इसको ही कहते हैं जागरूकता अभियान चल रहा है। पारंपरिक चिकित्सा के साथ इसका एकीकरण, जो पारंपरिक मेथड्स है उनके साथ इसको जोड़कर और बेहतरीन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीकरण और विनिमयन, मतलब इसको बैलेंस करने के लिए और स्टैंडर्डाइज करने के लिए, है ना, इसका मतलब होता है चीजों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। लोग इस पे ऑथेंटिसिटी का भरोसा नहीं कर पाते, तो एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। आयुष पर्यटन को बढ़ावा देना, मैंने अभी आपको कहा था कि वो विदेशी लोग जो क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ इंस्पायर हो रहे हैं, उनको क्या करना, उनको भारत में जब वो आते हैं तो उनको इसके बारे में बताना, आयुष जो औषधियाँ उनके बारे में उनको नॉलेज देना, जो स्थान है जहाँ पर इस तरह के औषधियाँ खेत है उनको वो दिखाना, ठीक है, आयुष पर्यटन को बढ़ावा देना, यही होता है लोगों तक इसको पहुँचाना। सहयोग और भागीदारी, है ना, मतलब बहुत सारे नेशनल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जा रहा है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला है डिजिटल आयुष, मतलब जितनी भी चीजें हैं आयुष से संबंधित उन सबको डिजिटलीकरण किया जा रहा है, मतलब जो डेटा वगैरह है उसको क्या किया जा रहा है, फिट किया जा रहा है। और साथ ही साथ क्या किया जा रहा है, लोगों को जो चिकित्सक है उनके द्वारा क्या किया जाए, घर पर ही औषधि या जो ऑनलाइन, जो हम बोलते हैं ना ऑनलाइन मेडिसिन प्रोवाइड करवाना, ये सब पद्धतियों को भी इसमें लाया जा रहा है। आयुष बीमा, आयुष बीमा मतलब जो बीमा कंपनी है उनको भी बोला जा रहा है कि आप लोग इसके बिहाफ पर क्या करें, लोगों को प्रमोट करें, बीमा दें, ताकि लोग आयुष पद्धति की तरफ जाएं कि अगर अच्छा आप इस तरह का आयुष इलाज, इनमें से कोई भी इलाज लेते तो आपको इतना इतना बीमा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, हेल्थ जो
वो रहते हैं इंश्योरेंस वो। और सामुदायिक आउटरीच, सामुदायिक आउटरीच का मतलब होता है कि लोगों तक सारी बातें क्या करना, पहुंचाना। इंडिविजुअली नहीं, सामुदायिक कम्युनिटी आउटरीच की बात चल रही है, ठीक है। चलो, तो क्या क्या हमने देखा कि इसके लिए सबसे पहले तो क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, कॉलेज है, संस्थान बनाए जा रहे हैं, जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, पारंपरिक चिकित्सा के साथ इसका एकीकरण किया जा रहा है, स्टैंडर्डाइज की जा रही चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है, जो आयुष पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, सहयोग और भागीदारी ली जा रही ताकि इसको और अच्छा बेहतर किया जा सके, चीज़ों को डिजिटली ले जाया जा रहा है। डिजिटली ले जाने का मतलब है कि ऑनलाइन मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करवाना, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस में इसको इंक्लूड किया जा रहा है ताकि लोग अगर कोई महंगी स्वास्थ्य सेवा है वो भी ले पाए, ठीक है। जो वंचित व ग्रामीण क्षेत्र में इसको पहुंचाने के लिए क्या किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वो लोग जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है, सामुदायिक आउटरीच का मतलब है जो लोग इनसे वंचित है ग्रामीण क्षेत्रों में, उन तक इसको पहुंचाने का भी क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, उन पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तो ये तो कुछ प्रयास है जो किए जा रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें जो इसके अंतर्गत आ रही है। और क्या क्या सरकारी प्रयास है जो इसके अंतर्गत किए जा रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, पूरे टॉपिक में अभी हमसे जो पूछा गया था वो क्या थे कि जितनी भी चिकित्सा पद्धति उसके मूल सिद्धांत बताओ। तो अभी हमें एक एक चिकित्सा पद्धति को पढ़ना है, वो अभी बाकी है। पर उसके पहले हमने केवल आज का जो हमारी कहानी है ना कि आयुष पद्धति है क्या, आयुष चिकित्सा पद्धति है क्या, उसके रिगार्डिंग हमने सारी चीजें पढ़ ली। क्योंकि पढ़ने का एक सही तरीका यही है, अगर हम लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो, कि हम सारी चीजें जान ले। तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से एक बार मेरे साथ साथ देख लो, बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा कि आयुष चिकित्सा पद्धति क्या होती है, ये एब्रीविएशन किस चीज का है, फुल फॉर्म किस चीज का, इसका इतिहास हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग आगे बढ़े कि किस तरह से आयुष मंत्रालय का गठन हुआ, आयुष मंत्रालय किस बातों पर फोकस कर रहा है, क्या उसके मेन उद्देश्य है। उसके बाद आयुष चिकित्सा पद्धति का खुद का अपना क्या उद्देश्य, वो पद्धति क्या चीज को किस चीज पर कार्य कर रही है, ठीक है। उसके लाभ क्या क्या है वो हम लोगों ने पूरे देखे, पूरे लाभ हम लोगों ने देखे। फिर उसकी हानि क्या क्या है ना, या उसकी चुनौतियां क्या क्या है, किस चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है अभी। और उसके बाद अभी हम लोग देख रहे हैं कि आयुष चिकित्सा को अगर बढ़ावा देना है तो उसके लिए और क्या क्या चीजें की जा रही है, ठीक है। और आगे सरकारी पहल देख लेते हैं। देखो, सरकारी प्रयास तो क्या क्या है, तो अलग अलग सेक्टर्स। जब भी आपसे पूछा जाए, ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले सरकारी प्रयास कौन कौन से। तो इसका बेहतरीन आंसर लिखने का तरीका यही कि आप अलग अलग डायमेंशन पे देखो कि उसके वैधानिक प्रयास कौन कौन से, संस्थागत प्रयास, योजनागत प्रयास, तकनीकी प्रयास और नीतिगत प्रयास कौन से। तो नीतिगत प्रयास में तो मैं आपको बता दूं, जो बनी थी हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 है ना, जो दूसरी हमारी स्वास्थ्य नीति थी, उसके अंदर आयुष पद्धति के ऊपर, होम्योपैथी के ऊपर क्या किया गया, ध्यान केंद्रित किया गया। तो वो इसका नीतिगत प्रयास के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट वहां पे मैंने अलग से नहीं लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। वैधानिक प्रयास कौन कौन से, तो देखो, वैधानिक प्रयास की बात करें मतलब संविधानिक चीजों में इसको कैसे इंक्लूड किया है, कौन से अधिनियम में रखा गया। तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग अधिनियम 2020 वह राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग अधिनियम 2020 जिसे लागू किया गया था 21 सितंबर 2020 को, है ना। ये जो अधिनियम आया था, ये आया था 21 सितंबर 2020 को। जिस इन अधिनियम का उद्देश्य क्या था कि देश भर में आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, सोवा, रिक्पा और होम्योपैथी कॉलेजों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना और उनकी गुणवत्ता और कार्यप्रणाली में सुधार लाना, है ना। उनको ट्रांसल्यूसेंट करना, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ भी गलत चीजें चल रही है या वहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, उन पे ध्यान केंद्रित करना और उनकी जो भी गुणवत्ता उनमें क्या लाना, सुधार लाना। ये इन अधिनियम का क्या था, इस अधिनियम के तहत ये ऑब्जेक्टिव रखा गया था जब ये अधिनियम बना था तब, ठीक है। और एक और अधिनियम आया था औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, ये पहले आया था सन 1940 में, ठीक है, जब तो आयुष मंत्रालय का गठन भी नहीं हुआ था। इसमें आयुष दवाइयों के निर्माण के लिए जो भी बिक्री है उसको क्या करना, बैलेंस करना, विनियमित करना, इसका क्या था, मेन काम था, ठीक है।
तो ये यहाँ पर चीजें क्या थी, दो तरह के हमने वैधानिक प्रयास देखे। वैधानिक प्रयास में मेनली तो ये 2020 वाला अधिनियम आएगा जो कि दो बातों पर काम कर रहा है, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग अधिनियम 2020 और होम्योपैथिक राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग अधिनियम 2020। इसका मेन काम क्या था, जो भी कॉलेज वगैरह उसमें पारदर्शिता लाना और उनकी गुणवत्ता में क्या लाना, सुधार लाना, कार्यप्रणाली की गुणवत्ता में। हाँ जी, संस्थागत प्रयास क्या क्या किए गए, तो भैया संस्थागत प्रयास में सबसे बड़ी चीज आयुष मंत्रालय का गठन किया गया। कब किया गया, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 9 नवंबर 2014। और ये किस काम के लिए, किस उद्देश्य के लिए काम कर रहा था, तो यही बात बता चुकी हूँ कि हमारी जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है ना, मैंने अभी आपको बताया था, उसको प्रणालियों को क्या करना, उसकी जो भी गहन जो उसका ज्ञान है, इतना वास्ट नॉलेज है, उसको पुनर्जीवित करना, लोगों तक पहुंचाना और स्वास्थ्य सेवाओं के आयुष प्रणालियों को विकास और प्रचार करना। ठीक है, और इससे पहले 1995 में हमने ये पूरा पढ़ लिया है कि किसका गठन हुआ था, ये पूरा मैंने आपको बता दिया। और 2003 में इसका नाम बदलकर आयुष विभाग रख दिया गया था। ये पूरा थ्योरी अभी हम लोगों ने देखी। ठीक है, तो इस तरह से इसके संस्थागत प्रयास चले, अलग अलग मिनिस्ट्री वगैरह का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। योजनागत प्रयास क्या है, तो योजनागत प्रयास में सबसे बड़ी जो योजना चल रही है वो है राष्ट्रीय आयुष मिशन, जो हुई है सितंबर 2014 में शुरू हुई है। ठीक है, सितंबर 2014 में, नवंबर में क्या बनी थी आपकी, आयुष मंत्रालय बना। और उसी आयुष मंत्रालय से पहले क्या बनी थी, आपका मिशन आया था, राष्ट्रीय आयुष मिशन, जो कि किस पर, उस मंत्रालय का गठन इसीलिए किया गया ताकि इस पूरे मिशन के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसके जो ऑब्जेक्टिव है उनको फुलफिल किया जा सके। ठीक है, संचालन कौन कर रहा है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आयुष विभाग। ठीक है, देखो पहले तो कौन करते थे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा था, बाद में आयुष मिनिस्ट्री जब बनी तो पूरा कार्यभार आयुष मिनिस्ट्री के पास ही है ना। वर्तमान में इसे आयुष मंत्रालय के द्वारा ही पूरा लागू वगैरह इसमें सब कुछ की जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या था, तो इस पूरे राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य कि भारतीयों में समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आयुष क्षेत्र में विस्तार करना, ताकि जितनी भी आयुष पद्धति उसमें बहुत सारी खोज हो पाए, नई नई बीमारियों को रोका जा पाए, तो उसके लिए क्या करना, विस्तार करना। और देश में विशेष रूप से कमजोर और दूर दराज के क्षेत्रों में आयुष स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षाएं सब कुछ प्रदान करना। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारों के प्रयास का समर्थन कर स्वास्थ्य सेवाओं को क्या करना, संबोधित करना। मतलब देखो, दूर दराज तक लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक इसको क्या करना, बढ़ावा देना, समग्र स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसको विस्तार करना, ये सारे इसके मेन क्या रहे, उद्देश्य रहे इस मिशन के। इसके घटक क्या क्या थे, तो अनिवार्य घटक कौन कौन से थे, आयुष सेवाएं प्रदान करना, आयुष जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो बनाना, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, औषधि की गुणवत्ता का नियंत्रण करना, औषधि पादप पौधे जो उनको उगाना, ये इसके मेन घटक थे। इनके ऊपर ये काम कर रहा था। और जो ठीक है, जो साइड में अप्रत्यक्ष रूप से जिसके ऊपर कार्य कर रहा था वो योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष स्वास्थ्य केंद्र बनाना, टेलीमेडिसिन, लोगों तक ऑनलाइन मेडिसिन क्या करना, पहुंचाना, सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित आयुष में नवाचार, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए भागीदारी करना, है ना, जो प्राइवेट सेक्टर उनके साथ, सूचना, शिक्षा तथा संचार कार्यकलाप और स्वैच्छिक प्रमाण स्कीम परियोजना आधारित, मतलब अलग अलग परियोजना चलाना, लोगों को क्या करना, अलग अलग इसके लिए शिक्षा, सूचना, संचार और शिक्षा के जो कार्यकलाप है उसको आगे बढ़ाना, सार्वजनिक और निजी भागीदारी करना, टेलीमेडिसिन, ये सब भी इसके अंदर लागू किए गए। तो अनिवार्य क्या क्या करना है, आयुष सेवाएं पहुंचाना है, आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना है, जो भी आयुष मेडिसिन से उनकी गुणवत्ता में सुधार लाना, और जो मेडिसिन के लिए लगने वाले पौधे हैं उनको क्या करना है, उनकी खेती को बढ़ाना है। ये इसके मेन घटक थे किसके, राष्ट्रीय आयुष मिशन के। ठीक है, आगे की बात करें तो तकनीकी प्रयास क्या क्या किए गए, कौन से पोर्टल, कौन सी वेबसाइट यहाँ पे बनाई गई। तो सबसे पहली ACCR आयुष क्लिनिकल केस रिप्रेजेंटरी पोर्टल, ये आयुष मंत्रालय के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें आयुष चिकित्सकों और जनता दोनों का समर्थन करने के लिए इसको विकसित किया गया था। मतलब विभिन्न रोगों के उपचार के लिए आयुष प्रणाली की शक्ति को व्याख्यात, मतलब कि हम क्या कह रहे हैं, जो अलग अलग रोग है उसके लिए हमने क्या बनाया, एक पोर्टल बना दिया गया है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति दूर दराज भी है या कोई व्यक्ति कुछ जानना चाहता है इसकी तकनीकों के संबंध में, है ना, इस पद्धति के संबंध में, तो ये इसके लिए क्या करेगा, पूरा चिकित्सकों के लिए भी है और जनता के लिए भी है, दोनों को समर्थन करने के लिए एक तरह का पोर्टल बना दिया गया है, जहाँ पे सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन क्या है, उपस्थित है। ठीक है, तो एक तरह का मंच है, एक तरह का पोर्टल है, जहाँ पे आयुष चिकित्सक, जो भी चिकित्सक है और जनता दोनों का समर्थन करने के लिए एक मंच वहां पे रखा गया, ताकि चीजों को और ज्यादा विकसित किया जा सके। अगला बना है आयुष संजीवनी ऐप।
ये आयुष मंत्रालय और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा मई 2020 में बनाया गया था, जो कि आयुष विज्ञान के तरीकों और उनके कारिता के बारे में महत्वपूर्ण अध्ययन और प्रलेखन की सुविधा प्रदान करता है। अलग अलग चीजों के बारे में आप बता सकते हैं कि यार इस पद्धति में ये हो सकता है, ठीक है, उसमें लिखा भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है, स्टडी मटेरियल भी है वहाँ पे। तो आयुष संजीवनी करके एक एप्लीकेशन है जिसमें आपको इनसे रिलेटेड जितने भी मेथड्स है वो सभी वहाँ पर मिल पाएगी, लोग अपने अपने थॉट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक संजीवनी ऐप बनाई गई है, ठीक है। अगला है आयुष ग्रिड। ये क्या है? तो देखो यह एक केंद्रीय सूचना और संचार प्लेटफॉर्म है जो आयुष के तहत सभी चिकित्सा प्रणाली, जितनी भी चिकित्सा प्रणाली, उसको स्टैंडर्डाइज माननीकरण के लिए विभिन्न तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। इसका जो संचालन वो भी कौन कर रहा है? आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य भी क्या है कि आयुष से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों का डिजिटलीकरण करना, है ना, जो भी संबंधित क्षेत्र उसको क्या करना, डिजिटलाइज कर देना, परिचालन दक्षता में व्यापक बदलाव लाना, बेहतर सेवाएं मुहैया करवाना और उसकी गुणवत्ता में क्या लाना, सुधार लाना, ठीक है। मतलब आयुष जो ग्रिड है वो किस पर काम कर रहा है? तो ये कैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्या करते हैं, जितनी भी सेवा है उसको स्टैंडर्डाइज करा जाता है, अलग अलग तकनीकों को वहाँ पे दिया जाता है ताकि लोग क्या कर पाए, जितनी भी चीज़ें सबको डिजिटलीकरण कर पाए, ठीक है, चीज़ों का और ज़्यादा विस्तार हो पाए, बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड कर पाए। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ठीक है। हाँ जी, देख लीजिए। हाँ, ये कब बना था? तो याद रखना वर्ष 2018 में बना था, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें क्या करनी, याद रखनी है, ठीक है। ये भारत का एक क्या है, हमारा नेशनल हेल्थ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो है जहाँ पे चीज़ों को क्या किया जाता है, विस्तार और माननीकरण प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कुछ हमारी तकनीकी प्रभाव है। तो देखो आज हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक डिटेल देखी, किससे संबंधित बेटा, आयुष से संबंधित। अब जो हमारी अगली क्लास रहेगी ना उसमें हम आयुर्वेद से संबंधित चीजों को क्या करेंगे, देखेंगे, मतलब आयुष के अंतर्गत आयुर्वेद का पूर्ण रूप से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक। तो आई होप आज की क्लास सभी को क्लियर होगी कि आयुष पद्धति है क्या, इसके बारे में हम लोगों ने सब देख लिया है, इसका इतिहास, इसके लाभ, इसकी हानि, इसको बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से मिशन चल रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से सरकारी प्रयास है, ये सारी चीजें हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो अब इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न बनते हैं तो आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।